मैं हूं तमन्ना। छुट्टी से लौटे राहुल गांधी आज पूरे फॉर्म में नजर आए। कांग्रेस पार्टी के जन वेदना सम्मेलन में बात होनी थी नोटबंदी से हुई लोगों की परेशानी की, लेकिन अपने भाषण का ज्यादातर वक्त राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में लगाया। अब इसे खराब टाइमिंग कहिए या राहुल गांधी के लिए बैड लक, लेकिन उनका नरेंद्र मोदी पर यह राजनीतिक प्रहार उसी समय हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राहुल के भूकंप की चेतावनी की हवा निकाल दी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के सबूत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सबूत को नकारते हुए सहारा और बिरला ग्रुप की कंपनियों पर पड़ी रेड में मिले कागजात पर जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया। सीधे कहे तो राहुल के भूकंप को आज बड़ा झटका लग गया। You will see what an earthquake is going to come. 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। राहुल गांधी के भूकंप को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा और बिरला ग्रुप की डायरियों की जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने डायरी को ठोस सबूत नहीं माना है। इन्हीं डायरियों के आधार पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सहारा और बिरला ग्रुप से पैसे लेने का आरोप लगाया था। एससी के फैसले के बाद भी राहुल गांधी अपनी रट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के लिए बिरला ने किए। 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसका तो जवाब नरेंद्र मोदी जी देना नहीं चाहते हैं। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी पर पलटवार किया है। But today the court has shown mirror to Mr. Rahul Gandhi. It's a big slap to all those leaders who are trying to play politics. इधर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले प्रशांत भूषण ने कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मैं तो इसको एक सुप्रीम कोर्ट के लिए काला धब्बा की तरह देखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के आरोपों की बुनियाद ही हिल गई है। क्या उन्होंने दूसरे के कथित सबूतों पर भरोसा करके बड़ी राजनीतिक गलती की है? तो आज हम पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सहारा डायरी की जांच की मांग खारिज होने के बाद राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए कि उनके पास क्या आरोप थे, किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाए, और अगर अब ये जो सबूत की वो बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट उसको मानने से इनकार कर रही है, जांच के आदेश देने से इनकार कर रही है, अब उनका क्या कहना है इस पर? आप बताइए आपकी राय। CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए इस बात पर। अब 51818 पर SMS करके भी आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। वैसे ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन आज का दिन ऐसा रहा जब राहुल गांधी ने लगभग हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया है। आइए आपको सुनाते हैं। He keeps jumping from one thing to another. And the people of India keep wondering, when are Achhe Din going to come? When are the good days going to come? Let me tell the people of India, Achhe Din are only going to come when the Congress party comes back to power in 2019. एक फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। बीजेपी की पॉलिसीज को देखो, पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान के लोगों को डराने का है। मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। कई सारी बातें राहुल गांधी ने आज कही हैं, उसमें से एक है कि हमने जो 70 साल तक किया वो पूछते रहते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में क्या किया वो देखिए। सारे जो डायलॉग है राहुल गांधी के वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन ये भी पूछेंगे कि इसका क्या राजनीतिक असर होगा, क्या कोई असर होगा या नहीं। आवाज अड्डा पर आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी की तरफ से आज हमारे साथ है सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की प्रवक्ता नदीम जावेद से बात होगी, स्वराज इंडिया के प्रवक्ता फहीम खान हमारे साथ है,
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, बीएसपी के नेता डॉक्टर एमएच खान से भी बात होगी। फर्स्टपोस्ट.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। पहले मैं फहीम खान जी से बात करना चाहती हूं केस पर, क्योंकि उनकी संस्था प्रशांत भूषण से जुड़ी हुई है, जो इस केस में, जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसके चीफ पिटिशनर थे वो। फहीम खान जी, किस तरह से अब आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कागजात मिले थे इन दोनों कंपनियों से, उसके बेसिस पे कोई भी जांच नहीं हो सकती है। अगर कोई लूज पेपर्स, ऐसे पड़े हुए कागजों को एविडेंस माना जाने लगे तो फिर इसका कोई अंत है ही नहीं। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि इतने वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको आईटी डिपार्टमेंट, जिसने कुछ रेड्स करी 2013 में आदित्य बिरला ग्रुप पे और उसके बाद सहारा पे 2014 नवंबर में, इन रेड्स में काफी डॉक्यूमेंट्स पाए गए। इन डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्ड एंट्रीज हैं, जिसमें कई सालों में ये लिखा हुआ है कि कितने पैसे किसको किसने दिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक सेक्शन 132(4)A है आईटी एक्ट का, जो कि बड़ी क्लियरली कहता है कि डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम सर्च मे बी प्रिज्यूम्ड ट्रू अंटिल प्रूवन अदरवाइज। सो इसका मतलब जो जांच में डॉक्यूमेंट मिले हैं उनको सच मानना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज की ये खारिज करने की वजह क्या रही, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कई सालों तक उनकी एंट्रीज दिखी आपको। ये आईटी डिपार्टमेंट से सीएजी ने मिड 2016 में उसके बारे में कहा भी कि हमें उनके डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट करना है, आपने जितने 4 साल में सर्चेस करी हैं, बट उसके बावजूद भी नहीं, इसके जवाब और कई रिमाइंडर्स के बावजूद जी, इसके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जफर इस्लाम को भी मौका हम देते हैं इस पर आने का, लेकिन इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स किस बेसिस पर किसी ने लिखे हैं, क्या इसमें काफी प्रूफ है जिसको हम सीरियसली ले, उनको इसमें मेरिट नहीं लगा। आज जफर इस्लाम जी, इनका ये कहना कि काफी तर्क था कि जांच हो, क्या जांच अभी भी करानी चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच से मनाही नहीं की है। उन्होंने इस सवाल पर जवाब दिया कि हमें लगता है कि जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जांच की मांग आज भी है तो क्या जांच होनी चाहिए? तमन्ना जी, अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कौन सा कोर्ट है? शायद प्रशांत भूषण जी का सोचना वो एक कोर्ट की तरह है। ये बड़ी बेतुकी बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जिक्र किया था और आज भी, कि ये बिल्कुल एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, ये जो भी एविडेंस के तौर पर दे रहे थे, और उसको खारिज कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया। आज उसका दोबारा भी उसको उसी चीज को दोहराया। ऐसे में इस तरह के सवाल मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से भी मायने रखते हैं। मायने ये रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एविडेंस को रद्द कर दिया। अगर इनके पास कुछ और एविडेंस है तो रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि एविडेंस जो कि विच इज एडमिसिबल टू कोर्ट इन द कोर्ट, उसको आप दीजिए। अगर वो उसमें ऐसी चीज दिखेगी जिसको जांच करने की जरूरत समझे कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम जांच पड़ताल से भागते नहीं, लेकिन इस तरह के बेतुके एविडेंस डाल के, जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद समझता है कि एविडेंस नहीं, इसको एविडेंस के तौर पे नहीं रखा जाता, उसको फिर से तुल देना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो आपने बार बार उठाई, राहुल गांधी जी तो आप कह रहे थे अर्थक्वेक आएगा, अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन है। अब आप देख लीजिए, इनके अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को धीरे धीरे इतनी मट्टी प्लेट कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, स्ट्रीट पे जाइए, दुकान में जाइए, ऑफिस में जाइए, बोलिए राहुल गांधी, लोग मुस्कुराने लगेंगे। क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी एक जोक की तरह हो गए हैं इस दौर में, और इसलिए कि उनकी जो भी बातें रहती है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होती है, इमोशनली आउटबर्स्ट होता है उनका, और
कहीं भी उनको सच्चाई से कोई वाकफियत नहीं होती और अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी आईक्यू लेवल इतनी पुअर है कि छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि अपने से बनाते हैं उसको एक्साइटमेंट में जाके लोगों के तक रख देते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि देश की जनता समझ चुकी है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जिसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो आप ख्वाब देख रहे हैं प्रेसिडेंट बनने का, वो किस तरह की रणनीति अपनाए हुए हैं कि देश। अब देखिए उनका स्टेटमेंट देखिए आप प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो बैठा हुआ उसके बारे में इस तरह की बातें करना कितना नीचे दर तक ये गिर गए हैं। किस तरह की बातों का आप रेफरेंस दे रहे हैं जफर इस्लाम जी को, क्योंकि उन्होंने आज कई सारे आज उन्होंने आज की स्पीच के बारे में कह रहे जो टाल कटोरा में वो सीना ठोक के बोल रहे थे, लेकिन उनको उनकी पूरी स्पीच जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट, बेतुकी बातें और केस पर आते हैं। 2 मिनट के लिए केस पर रहते हैं और फिर हम आते हैं कि राहुल गांधी ने जो आज बोला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये मांग रखी, उसके बाद राहुल गांधी ने भी ये मांग रखी। उस समय पर माना जा रहा था संजीव मिश्रा जी और फिर एमएच खान, आप भी आइए इसमें, लेकिन पहले संजीव मिश्रा, कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हम इतना बड़ा कोई एक बम फोड़ेंगे, भूकंप लाएंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें दम नहीं है, क्या इस पर सफाई देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को आपके मुताबिक संजीव मिश्रा जी? नहीं, देखिए तमन्ना जी, बिल्कुल साफ बात है कि राहुल जी को भी ये बात क्लू जो है पूरा उसको क्लियर करना चाहिए कि आखिर किस आधार पर वो ये बात कह रहे थे कि बम फोड़ा जाएगा। अगर यही बम था उनका तो निश्चित रूप से ये बम तो उनका फ्यूज निकल गया। लेकिन जिस तरीके से जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, इतना घमंड किसी पार्टी को और किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए जितना घमंड आप कर रहे हैं। आपको भी बता दूं, जहां पर मोदी जी का जिक्र आता है तो लोग हंसते हैं और कहते हैं ये फेकू हैं, क्योंकि 2.5-3 साल की सरकार में आपने कौन से काम कर दिए? अरे आपने तो लोकसभा चुनाव में आप आए थे 100 दिन में महंगाई कम करने, 100 दिन में काला धन भी लेके आ रहे थे विदेशों से, और 100 दिन में भ्रष्टाचार दूर कर रहे थे। आप तो अच्छे दिन ला रहे थे और आप तो बुलेट ट्रेन से भी लाने वाले थे। तो आप हर मोर्चे पर फ्लॉप साबित हुए। पूरे देश की जनता आपकी नीतियों से आज त्रस्त है। तो पहले इस तरीके के घमंड न करिए, दूसरे पर वो आरोप लगाइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विषय हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो। जब आप इस तरीके की बात कहोगे तो निश्चित रूप पहले अपने आप को भी देखो, आपकी भी स्थितियां क्या है। ऐसा नहीं है कि 2.5-3 साल में जनता आपसे खुश है और जब कुछ नहीं बना तो आप नोटबंदी जैसे विषय को लेकर के आए, हम लोग भी खुश थे। लेकिन 8 तारीख में और 28 तारीख में कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर आया, ये पूरा देश आपको भी जान रहा है और पहचान रहा है। और हर बार ये जो काट की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ती। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको माकूल जवाब देगी। नहीं, सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी की जो बातें हैं या जो जनता की बात वो करने आज निकले थे, अगर उसमें दम है जी, ऑपोजिशन पार्टियां मानते हैं कि दम है, नोटबंदी से दिक्कतें हुई, तो एमएच खान साहब जिस तरीके से उनको पेश किया गया, अब उसको अंदाज कीजिए, कहिए या जो भी कहिए, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को अब प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी या जो मेन जो प्रतिद्वंदी है सरकार के, उस रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन वो बात कर रहे हैं पद्मासन की, वो बात कर रहे हैं कि झाड़ू को कैसे पकड़ते हैं। उनको क्या सीरियसली लिया जा सकता है? देखिए, ये जो जफर साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये इतना सीना ठोक ठोक के बात कर रहे हैं। पहले अपनी बात को अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि इन्होंने क्या किया है। एक भी आदमी को 2.5 साल में पकड़ा नहीं, काले धन वाले को, और गरीब जनता को परेशान किया, किसान को परेशान किया। सारे लोग दिहाड़ी मजदूर अपने अपने घर में बैठ गए। अगर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, इस पर मैं ये मानता हूं कि कितनी बार ऐसे हुए हैं जिन्होंने मर्डर किया है और आरोप लगाया है और उस पर सबूत के न मिलने के आधार पर छूट जाते हैं। ये तो साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने पैसा लिया है। ये इनके ऊपर आक्षेप लग चुका है। अगर ये आक्षेप सही है तो नरेंद्र मोदी जी को उस पर जांच खुद करा लेना चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है। ये जो 500 करोड़ रुपया इनके अमित शाह गुजरात कैसे साबित हो गया है? एमएच खान जी, एमएच खान साहब बताइए, आप कह रहे हैं कि साबित हो गया, कैसे साबित हो गया है? साबित हो गया, जब आक्षेप लग गया तो उसको साबित करेंगे नहीं, हमारे ऊपर नहीं है, कोर्ट से क्या मतलब है?
ये पॉलिटिकल अरे भाई, कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको साबित कर रहे हैं। को अपनी बात को साफ रखना चाहिए। खान साहब, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। खान साहब, ये तो बैठे हैं, ये बोल रहे हैं, इसे क्या मतलब? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि नहीं, ये जो चीजें गलत है, हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। वो नहीं बोल रहे हैं कुछ। खान साहब, जिस पे इल्जाम लगाया जाता है उसको बोलना चाहिए। पुतले बनवाए आप, जैसे जनसभाएं करके बोलते हैं भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों को बीच में जाना चाहिए, कहना चाहिए भाइयों बहनों। जफर इस्लाम जी, ओके, जफर इस्लाम जी, क्या एक जांच कराई जानी चाहिए अब भी? क्या उसके लिए कोई तर्क बनता है? देखिए तमन्ना जी, पहले तो ये मैं कहूंगा कि एमएच खान साहब अभी जो भी बात कह रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में, जरा इनका अपने मुखिया का क्रेडेंशियल जरा देख लेना चाहिए। किस तरह की छवि है इनके मुखिया की और उनके परिवार के बारे में, किस तरह से नोटों का बंटवारा है और कैसे इनका नेटवर्क बढ़ा है, वो सब लोग पूरी दुनिया को पता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट इन खान साहब के आ रहे हैं, इससे समझ में आता है कि ये गलत जाने से काम ले रहे हैं। अरे खान साहब, प्रधानमंत्री की छवि और आपकी जो बहन मायावती की छवि ऐसा है। खान साहब को रखवाइए, खान साहब को मैंने बोलने दिया। खान साहब एक मिनट, 2022 खान साहब एक करके बोलेंगे प्लीज, एक करके बोलेंगे। खान साहब एक मिनट सर, रुक जाइए सर। हम जिस तरह की डिबेट करते हैं आपको पूरा मौका मिलेगा, आई प्रॉमिस, सबको चांस मिलेगा, लेकिन एक साथ आप बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसको इनकरेज नहीं करते। जफर इस्लाम जी, आप अपनी प्लीज बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, इसमें कोई स्कोप नहीं बनता है कि फिर से इसकी कोई जांच पड़ताल कराई जाए, इसलिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, उसने ही कह दिया कि ये एविडेंस के तौर पे इसको लिया ही नहीं जा सकता, एडमिसिबल नहीं है। तो इस पर फर्दर डिस्कशन करना मेरे ख्याल से बेमाने है। दूसरी बात, खान साहब को बस इतनी सलाह दूंगा कि देखिए, आप अपने मुखिया की बहन मायावती की छवि जानते हैं, उनके परिवार की छवि जानते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी नेटवर्क बढ़ाई है वो भी जानते हैं, कैसे बनाया बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है और उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री की छवि एक आइकन ऑफ ऑनेस्टी, और दूसरे के बारे में मैं बोलता नहीं हूं। आप खुद लोगों से पूछ लीजिए कि किस तरह की पुतले में जो अपना पुतला बनवा के कमीशन ले, क्या कहा जाएगा? बोलता नहीं हूं करके काफी कुछ बोल जा रहे हैं। मायावती ने पूरे प्रदेश में कमीशन खाया। ऐसे इंसान के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। नदीम जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आइए जरा बात करते हैं। उनके नेता पर आज हमारा शो केंद्रित है। अच्छा, एक मिनट, नदीम जावेद जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनके नेता पर आज का जो टॉपिक है वो केंद्रित है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। नदीम जावेद जी, पहले तो स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही है, प्लीज। जी, कैसे हैं आप? नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। बिल्कुल पहुंच रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सवाल के बाद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राहुल गांधी जी को सार्वजनिक रूप से अपने आरोपों के लिए आज माफी नहीं मांगनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस बेसिस पे वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, वो कागजात किसी तरह से एविडेंस नहीं माने जा सकते हैं? देखिए, 22 नवंबर 2014 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक छापा मारा सहारा के ऊपर, और उसमें जो डायरी पकड़ी गई उसमें ये लिख कर आया, ये लिखा हुआ मिला कि 40.1 करोड़ रुपए सीएम गुजरात के नाम पर दिए गए, और उसमें यह भी निकल के आया कि जो एक्सपेंडिचर दिखाया है सहारा ने, उसमें 1910 करोड़ रुपए उनके पास अधिक संपत्ति या अधिक रुपया उसमें मिला था। इसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कांग्रेस पार्टी उसमें नहीं गई थी। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें किसी प्रकार से कोई लेन देन या हेर फेर की बात नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सीएम गुजरात का नाम इसमें नहीं आया है?
मैं केवल एक बात आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जो रोज काले धन पर बयान देते हैं और पूरे देश की जनता को कतार में खड़ा कर दिया है, क्या उनकी मॉरल एथिकल जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना बड़ा संगीन आरोप उन पर लगा तो वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और देश की जनता को ये बताएं कि वो पूरी तरह से ईमानदार हैं, सहारा से और बिरला से उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया है वो पूरी तरह से वाजिब है। नदीम जावेद जी, ये जो आपका सवाल है, ये जो आपका सवाल है हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे, लेकिन क्या आपके नेता की भी मॉरल और एथिकल ड्यूटी नहीं बनती है कि वो समझाए कि किसी और के आरोप पर वो क्यों इस तरह का बड़ा संगीन एलिगेशन कर बैठे? अगर वो खुद कोर्ट नहीं गए थे, आज आप पल्ला झाड़े, आप कह रहे कि हम कोर्ट नहीं गए थे, कोई और कोर्ट गया था। अगर वो खुद कोर्ट नहीं गए थे, उन्होंने क्या खुद की इन्वेस्टिगेशन कराई थी? किस आधार पर वो कागज उठाकर वो कह रहे हैं कि इतने इतने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री को दिए गए? और आज उन्होंने फिर कहा, शायद किसी ने उनको बताया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आज उन्हें फिर से ये बात दोहराई। तो क्या उनको इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? इसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए कि मैं गलत बोल गया? मैं समझ चुका हूं। मैं आपके प्रश्न, तमन्ना जी, इस देश में इंस्टीट्यूशंस की इज्जत होनी चाहिए, संस्थाओं की कद्र होनी चाहिए, और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण संस्था है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एविडेंस के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डायरियां जब्त की हैं और जिस प्रकार से उसमें नाम लोगों के निकल के आए हैं, उस आधार पर श्री राहुल गांधी जी ने अपनी बात कही है। और आज भी मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हम पूरी तरह से उस बात पर कायम है। देश के प्रधानमंत्री की ये जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि हां, अगर उन पर किसी प्रकार के आरोप लगे हैं और देश की इंडिपेंडेंट संस्थाओं की तरफ से कहीं न कहीं ये बात निकल के आई है, न कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है, न विपक्षी दलों की तरफ से आई है, तो उस पर राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है। और प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, खासतौर से राजनीतिक दलों तो किसकी जांच को आप मानेंगे? जो पैसे की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इसमें मेरा सवाल ये है, इसमें मेरा सवाल ये है, तो निश्चित और संजय सिंह की बात में ले जाती हूँ। मेरा ये सवाल ये है कि अगर आज भी अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप अभी भी जांच कराइए, तो वो किस संस्था या किस एजेंसी की जांच को मानेंगे? अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं, तो वो किस एजेंसी की जांच को मानेंगे? कि ये तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं कि वो किसकी जांच को मानेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी चीज को खारिज कर दिया है तो उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है। एज इट इज रेड के बाद देखिए, पहला रेड जो बिरला पे हुआ अक्टूबर 2013 में हुआ, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो सहारा पे रेड हुआ वो आपका अगले साल जाकर के 2014 सितंबर में हुआ, जिसपे शीला दीक्षित एक बयान देती हैं कि ये सब बकवास है, बेकार है, और उसके बाद फिर बयान से मुकरती हैं, फिर वापस कहती हैं कि ये सब बेकार है। तो कांग्रेस के अंदर भी उस चीज की क्लैरिटी एक होनी चाहिए। नंबर 2, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके उसकी हवा पहले निकाल दी, उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी एडवर्स टिप्पणी करी। अब इसमें एक दूसरा उसका एक पहलू है कि ठीक है, उस पर एक सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए राहुल गांधी एक राजनेता के अगर पहलू से देखें तो चलिए उनका वहां तक कहना सही है कि वो शायद किसी तरह का एक कंफ्यूजन बनाना चाह रहे थे कि मोदी की जो छवि है, जिस तरह की क्लीन प्रोजेक्ट की जाती है, वो क्लीन नहीं है। अगर उसमें किसी भी तरह का वो कंफ्यूजन बनाने में सक्षम हो जाते तो मतलब एक सार्थक प्रयास होता है। शायद सुप्रीम कोर्ट आज उसी वक्त आया जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था, तो वो चीज थोड़ी जमी नहीं। दूसरी चीज ये है कि आज का जो ओकेजन था तमन्ना, वो लिखा हुआ था जन वेदना सम्मेलन, और वहां मतलब इस तरह से हंसी फुहारे, या राहुल गांधी, मैं आज थोड़ी संजीदगी एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां जिस तरह के हंसी फुहारे कांग्रेस आ जाएगी या जिस तरह की चीजें चल रही थी, वो आपको एक एहसास देता था कि यहाँ वेदना नहीं हो रही, किसी तरह का मतलब हास्य सम्मेलन वो हो रहा है। अगर पॉलिटिकल वो मैसेजिंग है तो उसका नाम बदल दीजिए, कृपया करके जनवेदना सम्मेलन मत कीजिए। वहां ये डिक्लेयर राहुल गांधी करते हैं कि मतलब 2019 में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। वहां ये बाकी पद्मासन जब भी मोदी ने किया होगा, नहीं किया होगा,
वो 2 साल 3 साल के बाद उसका ध्यान में आता है। झाड़ू पकड़ने की स्थिति का 2 साल 3 साल के बाद ध्यान में आता है, वो भी उस समय जबकि वो विदेश दौरे से आते हैं, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं करते कि कहाँ गए थे, क्या किया या नहीं किया। ठीक है, वेकेशन पे जाना किसी भी राजनेता का व्यक्तिगत हैसियत है, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बहुत सारे उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर भी बनते हैं। थोड़ा स्ट्रैटेजिस्ट को भी सोचना चाहिए कि अगर जन वेदना दिवस कह रहे हैं तो उसकी संजीदगी को बरकरार रखें। जी नदीम जावेद जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने संजीदगी को बरकरार रखा था। लोगों की तरफ से आवाज आ रही थी। जब मित्रों उन्होंने कहा तो उस पर लोग हंसने लगे कि नरेंद्र मोदी जी ने मित्रों मित्रों कह के इस देश की जनता को, पूरे देश की जनता को कतार में लगा दिया। 150 लोग शहीद हो गए लाइन में लगकर अपने अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। ये संजय सिंह जी जो बैठे हुए हैं और बड़ी खुशी से बता रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 150 लोगों के आसपास जो कतार में लग के शहीद हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था लोगों के दर्द के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। नहीं तो फिर वो पद्मासन की बात क्यों करने लगे? वो पद्मासन की बात क्यों करने लगे? और आज नदीम जावेद जी, आप एक पत्रकार को अटैक कर रहे हैं क्योंकि आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही है। एक मिनट नदीम जावेद जी, आपको संजय सिंह की बात पसंद नहीं आ रही क्योंकि वो अब आपके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। मेरा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरा तमन्ना जी, मेरा ये लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर मैं किसी से असहमत होऊंगा तो मैं आपके चैनल पर अपनी बात कह सकता हूं। बिल्कुल। ये कहना कि किसी की बात पर आप रिएक्ट नहीं कर सकते, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मुझे लगता है ये बहुत ही, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप, अगर मैं किसी से असहमत हूं अगर मैं संजय जी से असहमत हूं तो ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं उस असहमति को आपके चैनल पर व्यक्त कर सकता हूं। Exactly. अगर वो किसी खास तरह की बात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका काउंटर करूं। और जिस तरह से मुझे आपकी असहमति से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कश्मीर से करने, नदीम जावेद जी, मुझे आपकी असहमति से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप चिढ़ क्यों रहे हैं उनकी बात से, और जो उनका पॉइंट है आप उसका जवाब दीजिए। अगर ये, क्योंकि नोटबंदी से जो दिक्कत हुई है वो असलियत है, उसमें लोगों का पक्ष रखना किसी भी विपक्ष की पार्टी का काम है। लेकिन जब आप उसमें इन चीजों में चले जाते हैं कि प्रधानमंत्री क्या एक आसन ठीक से कर रहे हैं या नहीं, या वो झाड़ू ठीक से पकड़ते हैं या नहीं, तो आप इनफैक्ट लोगों की दिक्कतों का मखौल उड़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तमन्ना जी, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय देश की जनता से कुछ वायदे किए थे। विदेशों से काला धन लाने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात। सारे मुद्दों से वो भागते हैं, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी स्वच्छ भारत और फाइनली नोटबंदी। कहने का तात्पर्य यह है कि सवाल ये उठाया गया मुख्य विपक्षी दल की तरफ से, और हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी बनती है कि हम सवाल देश के प्रधानमंत्री से मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उठाएं कि आपने 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय देश की जनता से एक वायदा किया था, उस पर आपको जनादेश भी प्राप्त हुआ था, और आज उन तमाम वायदों से दरकिनार होकर करके आप नए मुद्दों पर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने या दूसरे वक्ता भी जो थे उन्होंने इन सवालों को उठाने का काम किया था, और ये हम निश्चित रूप से उठाते रहेंगे। हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। फांसीवादी नजरिया हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। जी जफर इस्लाम, आवाज में सच्चाई होनी चाहिए। नदीम जावेद साहब, अनफॉर्चुनेटली आपके जो मुखिया हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, वो तथ्य से हटकर बात करते हैं, खुद को जोक बनाते हैं, लोग उन पे हंसते। आप सही कहा, जब वो बोलते हैं तो जनता जो है हंसती है। तो आपके स्टेडियम में भी जो लोग बैठे तो वो हंस रहे थे उन पे, ये बात सच्चाई है। और बाहर में भी बोलते हैं तो काश उनका भाषण आपने सुना होता। नरेंद्र मोदी पर देश की जनता हंस रही है। मैंने सुना है। नदीम जावेद साहब, आप बहुत बोल दिया, सुन लीजिए, सुनिए, अब सुन लीजिए, आपकी बात बड़ी संजीदगी आप बात करें थे राहुल गांधी की, वही संजीदगी आप में दिख नहीं रही है। और बहनों पे हंस रही है। नरेंद्र मोदी के ड्रामे पे हंस रही है। एक मिनट बातें सुनिए, आप जवाब देने देंगे। ये संजीदापन इनका कहाँ चला गया? इनके मुखिया ने उतना भी नहीं बताया। सुन लीजिए, अब आपने बहुत सारे तोहमत लगाए, आवाज आप जरा संजीदगी से सुन ले। आप जावेद साहब, मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री अब जिस पैरामीटर से आप उनको चाहिए,
जिस पैरामीटर्स पे चाहिए, अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखिए तो पिछले 2.5 साल में इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सब आपको दिखाएगा। अगर आप नोटबंदी में देखिए तो नोटबंदी की जो सच्चाई है वो सारे इकोनॉमिस्ट का व्यू देखिए और आपका व्यू देखिए। आपके जो पुराने पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो कितना अपने आप को एक्सपोज किया, कॉम्प्रोमाइज किया अपनी डिग्निटी और अपनी क्रेडिबिलिटी को, जब उन्होंने कहा 200 बेसिस पॉइंट जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी। और ऐसे में हिंदुस्तान के, विदेश के सब जितने भी इकोनॉमिस्ट है, सबका कंसेंसस अगर ले तो भी वो 0.9, 0.5 या 0.7 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं आता है। जफर इस्लाम जी, उससे समझ जफर इस्लाम जी, फैक्ट्स पर हम आए, ये जीडीपी पर असर पड़ेगा, ये कई लोग बोल रहे हैं, ठीक है। मैं भी कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा कंट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि कंट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नोटबंदी से इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा, तो उसको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल नकार नहीं रहा, मैं कह रहा हूं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कंट्रैक्शन होगा। मैंने पहले कहा कंसेंसस एस्टिमेट जो है 25 टॉप इकोनॉमिस्ट का, वो है 7% से नीचे तक रहेगा, मतलब 0.5 से 0.8 तक जो लोगों ने एस्टिमेट किया है। ये सारे डेटा के पास आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका 7.1 है। अगर आप सीएसओ को देखिए उसका भी 7.1 नोटबंदी के पहले है जफर इस्लाम जी। आरबीआई का जो 7.1 का प्रोजेक्शन है वो अक्टूबर तक का है। अब मतलब इकोनॉमिक फैक्ट हम क्लियर रहे, सीएनबीसी आवाज बिजनेस चैनल है, 7.1 स्टिल अक्टूबर। तमन्ना जी, मैं कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं कह रहा हूं 7.1 आरबीआई ने कहा विथ इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, और 7.1 सीएसओ ने कहा विदाउट इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बहुत मामूली इम्पैक्ट होगा। हमने कहा सारे एस्टिमेट का लीजिए 25 जितना इंस्टीट्यूशन है सबको ले लीजिए, रेटिंग एजेंसी के ले लीजिए, सबका जो कंसेंसस आता है 7.9। आरबीआई नहीं, जफर इस्लाम जी, मैं बस फैक्ट को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। हाँ, आप पॉलिटिकल मैसेजिंग पर कुछ भी कहिए, लेकिन नोटबंदी का जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, इसका अब ऑफिशियल एस्टिमेट अब तक ना आरबीआई ने दिया है ना किसी ने दिया है। ये अगले क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे उसमें पता चलेगा। दिस इज वेयर द फैक्ट स्टैंड टुडे। इस बीच ऑटो सेल्स की बिक्री, ऑटो बिक्री कम हुई है, परचेजिंग पावर कम हुई है, ये सारी चीजें हुई है। एक मिनट जफर इस्लाम जी, लेट मी कंप्लीट, फिर आप करेक्ट कीजिए, आप करेक्ट कीजिए, लेट मी कंप्लीट। लेकिन साथ में आज वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो भी पेन, उनका एस्टिमेट है कि जो भी पेन नोटबंदी से होगा वो मीडियम टर्म तक होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो अभी भी राय एक मत से नहीं निकल कर आ रही कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। यहां पर फैक्ट्स खड़े हैं, आप भी मानेंगे। नहीं, लेट मी टेल यू, देखिए शॉर्ट टर्म में तो सरकार खुद से कह रही है, हम खुद से कह रहे हैं कि कंट्रैक्शन होगा, जरूर होगा। अगर आपके पास कैश टू जीडीपी रेशियो 12% है, आपका कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है और कंजम्पशन साइड थोड़ा नीचे हो जाए तो इंपैक्ट होगा जीडीपी में, लेकिन वो छोटे से पीरियड के लिए, 2 महीने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप उस वक्त अगर कोई चीज नहीं खरीद रहे थे 2 महीने में नोटबंदी के टाइम जब रिमोनेटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा था तो आप नहीं खरीद रहे थे, लेकिन आप खरीदेंगे तो कंजम्पशन सडनली बढ़ जाएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा। लेकिन आप अगर कंसेंसस व्यू देखिए तो जैसा पुराने प्रधानमंत्री जो पुराने मनमोहन सिंह जी ने कहा उसमें 200 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन बताया, और आज कंसेंसस है अक्रॉस द वर्ल्ड सब इकोनॉमिस्ट का है कि 0.7 से 0.5 तक का बीच में होगा। हम कह रहे हैं कि चलो आप 0.7% मान लीजिए, 70 बेसिस पॉइंट मान लीजिए, तो अभी 7.6 से 6.9 का कंसेंसस एस्टिमेट है। ऐसे में जब पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं 200 बेसिस पॉइंट, तो क्या तब से अलग नहीं बनते? क्या वो आंख में धूल में आंख नहीं? लेकिन वो कितना झूठ है या कितना सच है? मेरा बस इतना कहना है कि वो मनमोहन सिंह क्या बिल्कुल गलत कह रहे हैं या कितने गलत कह रहे हैं, तब पता चलेगा जब फाइनल फिगर आएगा। वो फाइनल फिगर अभी तक आया नहीं है, अभी केवल एक गेस्टिमेट है लोगों का। जी, आरबीआई ने कहा अपने रिपोर्ट में, आरबीआई ने आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है मॉनेटरी पॉलिसी में कि 7.1.5% का कंट्रैक्शन विद द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। उन्होंने साफ साफ कहा है
सीएसओ ने नहीं कहा, लेकिन आरबीआई ने कहा है विद द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। नहीं सर, दिस इज इनकरेक्ट सर, फॉर्मल सेक्टर, दिस इज इनकरेक्ट। आरबीआई ने 7.1 नोटबंदी के पहले का किया है। एनीवे हम ये ऑफलाइन क्लैरिफाई कर सकते हैं। फैक्ट्स पे आते हैं। अच्छा, फहीम खान आना चाहते हैं, फहीम खान आना चाहते हैं। बहुत अलग अलग है कि आप पहले मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आरबीआई की। जी सर। तमन्ना जी आई, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। ये हमने एक मैटर को जिसका मेन ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिफ्यूजल आया है डॉक्यूमेंट्स को लेने का, वो उसकी बात हो रही है। मैं जफर साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ईमानदारी की इतनी बात करते हैं, मेरा तो मानना यह है कि ईमानदार आदमी ये कहता है कि अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो आइए मेरी जांच करिए। आप लोग जांच से क्यों बच रहे हैं? इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आज प्रधानमंत्री को खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मेरी जांच कराइए। आप सच की बात करते हैं तो आइए ना। जवाब दूं फहीम साहब, मैं ये बात हो गई डिमोनेटाइजेशन के उनको पूरा करने दीजिए। जफर इस्लाम जी, उनको पूरा करने दीजिए। जी फहीम जी। जफर साहब, मुझे पूरा करने दीजिए, आप अपनी बात बोल लीजिएगा, मैं बहुत देर से शांत था। अब दूसरी बात आई डिमोनेटाइजेशन की। आपने शायद जाके छोटी जगहों पे, गांवों पे लोगों की हालत नहीं देखी। कई ऐसे लोग हैं जिनकी किसानों के जो फसल है वो आज की डेट में कोल्ड स्टोरेज वाले बाहर फेंक रहे हैं। जिस बोरी का 8 नवंबर से पहले भाव 500 रुपए होता था 50 किलो की बोरी का, आज वो भाव 100 रुपए है और कोल्ड स्टोरेज का किराया 110 रुपए है। किसान अब कुछ नहीं कर सकता, ना पुरानी फसल वाला, ना नई फसल वाला, वो पिसा हुआ है आपके इसकी वजह से। और फायदा किसे हो रहा है? आप जरा सोच के देखिए, अगर 2% इंटरेस्ट रेट कम होता है, आपके आज कॉर्पोरेट सेक्टर में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का डेप्ट है। 8 लाख करोड़ पे 2% का अगर फायदा होता है तो 16,000 करोड़ का डेप्ट का फायदा आप किसको पहुंचा रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो आप इधर जो बातें कर रहे हैं और पीछे कुछ कर रहे हैं, उसको जरा अपने आप से सही से जवाब दे दो इसका। ये पोस्चरिंग जो है वो अलग चीज है और सच्चाई अलग है। तो सच्चाई नहीं, जवाब ले लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर से बात कीजिए। हाँ, मैं तो पहले ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो बार बार डिमांड कर रहे हैं, किसी ने रोका है आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने से? किसी ने रोका? आप जांच करवाइए। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, ये संस्था है जो खुद से जांच करती है, ये कोर्ट है। वहां पर अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो उसको खारिज करती है सुप्रीम कोर्ट। उस पर भी आप अगर आप सच है तो आप ये कहिए कि हमारी जांच करिए। आप किस एजेंसी से भी करिए तो आप लोगों को कहना चाहिए, किस एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते हैं उससे आगे आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि अगर मैं सच हूं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला गया है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला गया तो उसके बाद किसी को टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? कोर्ट ऑफ लॉ में गया है। अभी वहां पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि किसी को जांच नहीं करनी चाहिए। देखिए तमन्ना जी, मुद्दा क्या है? नहीं तमन्ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको खारिज किया है तो उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बनती कि उस पर हम इस पर कोई डिस्कशन भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके बारे में। दूसरी बात जो उन्होंने कही, फहीम साहब, डिमोनेटाइजेशन के जो शॉर्ट टर्म आपको तकलीफ हुई होगी, लोगों को भी तकलीफ होगी, उससे हम बिल्कुल उनसे हाथ जोड़ के उस तकलीफ के लिए हम क्षमा भी मानते हैं और कहते हैं कि ये उनका कंट्रीब्यूशन है, ये उनका साथ दिया उन्होंने प्रधानमंत्री का काले धन को खत्म करने के लिए और वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो गवर्नमेंट की कई सारी ऑब्जेक्टिव थी उसको अचीव करने के लिए। आप देखिएगा, शॉर्ट टर्म में जरूर पेन, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक और मेनी रेटिंग एजेंसीज अगर उन लोग कहती हैं कि शॉर्ट टर्म में लिटिल बिट पेन, बट लॉन्ग टर्म में 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर पेन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें देश में फॉर्मल सेक्टर में जो आज इकोनॉमी है वो तो इम्पैक्ट नहीं हुई, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ी हुई। सर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में प्ले कर रहे हैं। होगी आप जो आज फायदा होगा आम भारतीय को। राहुल गांधी का मुख्य अटैक रहा था प्रधानमंत्री पर उनके वेकेशन के पहले। आज वो लौटे हैं, उन 2 चीजों पर हम बात करते हैं। नंबर 1, सहारा डायरीज में गुजरात सीएम का नाम लिखा हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे। एक जगह नहीं तमन्ना जी, 4 जगह लिखा हुआ है और कई एंट्रीज हैं। साफ एक जगह। ओके, मेरा जो सवाल है 2 मुख्य प्लैंक थे या मुद्दे थे जिस पर राहुल गांधी अटैक माउंट कर रहे थे। एक थे ये डायरी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया और दूसरा था नोटबंदी। अब आज
ये दोनों मुद्दे कहां पर खड़े हैं और जो उनका बेसिस है अटैक का वो किस तरह से लग रहा है आपको? देखिए तमन्ना, हम लोग जो बहस कर रहे हैं उसी को सिर्फ हम रिवाइंड में चले जाएं तो ये समझ में आता है कि दरअसल कांग्रेस ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और जन वेदना सम्मेलन आज वो था, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। अगर स्ट्रेटेजी के तौर पर कहें तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि एक मुख्य विपक्षी दल जो है वो लोगों की जो 40-50 दिन की परेशानी हुई 2 महीने के आसपास की, और इतनी बड़ी परेशानी थी, ये शॉर्ट टर्म पेन था, इसको सब मान रहे हैं, बीजेपी भी मान रही है, प्राइम मिनिस्टर भी मान रहे हैं और लोग खुद उसको झेल रहे थे। ऐसी बड़ी जगह ऐसे बड़ा एक मौका आया और राजनीतिक तौर पर आपने उसको भुनाने में कमी कर दी, या कह दें कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब जन वेदना सम्मेलन किसी स्टेडियम में होगा तो पहली जो बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को जो वो कह रहे हैं कि जनता की मुश्किलें हैं, उनकी जो वेदना है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, और वो एक स्टेडियम में उस तरह का हुआ जैसे किसी भी पार्टी का एक सालाना जलसा होता है और उस जलसे में कुछ प्रस्ताव पास होते हैं, कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं, कुछ इस तरह की चीजें थी। कार्यकर्ताओं को एक कहें कि संगठन की स्ट्रेंथ दिखाने का वो जरिया होता है। ये रैली अगर वो रामलीला मैदान में कर रहे होते, किसी खुली जगह पर कर रहे होते, ढेर सारे जनरल पब्लिक के लोग आए होते और जो अपनी बातें वहां बताते कि इन 50 दिनों में हमने क्या खोया, क्या पाया और किस तरह की मुश्किलें हुई, तो शायद राहुल गांधी की बात में वजन होता। दूसरी जो बड़ी चीज है, जब हम सहारा बिरला डायरी की बात करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी कुछ फाइंडिंग्स है, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस देश में जब 4 खंभों की बात होती है तो अंतिम में दलील के तौर पर जो सीधे सीधे फैसले में दलीलों के जरिए बदले जाते हैं सबूत और तर्क पे, वो सर्वोच्च न्यायालय है। और उस सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार जब प्रशांत भूषण गए थे तभी उन्होंने कहा था कुछ ठोस सबूत लेकर आइए। फिर उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पास ढेर सारे ऐसे सबूत हैं, कुछ पन्ने आए, उसको खुद शीला दीक्षित ने खारिज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नोटबंदी जैसा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, जब उस मुद्दे पर लोगों की संवेदनाएं हासिल की जा सकती थी, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और जब नोटबंदी पर पीएम ने जो बोला उसमें जनता ने कहीं न कहीं जो वो चाह रही थी उससे कम बोला, तो क्या राहुल गांधी के पास ये मौका नहीं था कि वो इसको भुनाते? और जब वो नहीं भुनाते हैं तो मैं भी यही कहूंगा कि राहुल गांधी ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जिससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो शायद कल को अगर किसी पार्टी से गठजोड़ भी करने जाते तो कुछ बराबर के आसपास खड़े होते। अब बड़े नीचे खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, भले इसके कांग्रेस के प्रवक्ता माने या ना माने। इस पे पूछते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन कि संजीव मिश्रा क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी संजीव मिश्रा की पार्टी से बात हो रही है। मुझे इस पर एक रिएक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आपको मौका दूंगी नदीम जावेद जी, आई प्रॉमिस, एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद हम ये भी पूछेंगे कि राहुल गांधी ने आज कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 2019 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? क्यों उनको लग रहा है कि कांग्रेस 2019 में सत्ता में वापस आएगी आज की स्थिति को देखते हुए? इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको सुनाते कि शीला दीक्षित जी ने क्या कहा है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। याद कीजिए कि उनका नाम भी उस सहारा डायरी में लिखा हुआ था। परसेप्शन एक चीज होती है, परसेप्शन किसी का कुछ भी हो सकता है, बट लीगली सस्टेनेबल है वो परसेप्शन या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इफ इट इज नॉट लीगली सस्टेनेबल देन इट इज रिजेक्टेड। क्या राहुल गांधी के भूकंप को झटका लगा है? सुप्रीम कोर्ट ने आज उन पेपर्स को बिल्कुल खारिज कर दिया, कहा इस पर जांच नहीं हो सकती, जिसके आधार पर राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के उनके पास सबूत है। अब क्या होगी उनकी आगे की रणनीति, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए हम चर्चा में वापस लौटते हैं। नदीम जावेद जी, आपसे अब सवाल है कि आगे वो इसको कैसे ले जाएंगे? क्या सहारा बिरला पेपर्स की बातें अब राहुल गांधी को छोड़ देनी चाहिए? शीला दीक्षित ने भी खुद कहा है कि ये बस एक परसेप्शन थी। आगे का रास्ता क्या है? नदीम जावेद से हम बात करें, उनकी लाइन कट गई है, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं संजय सिंह के पास। आगे का क्या अब रास्ता है उनके पास, क्या स्ट्रैटेजी उनकी होगी? देखिए तमन्ना, इसमें स्वराज, प्रशांत भूषण और कांग्रेस पार्टी
प्रशांत भूषण मुझे लगता है कि वहां पे एरर करके कभी वो लॉयर की तरह काम करते हैं और कभी एक्टिविस्ट की तरह करते हैं या स्वराज पार्टी का जो भी तौर पे करते हैं। एज एन एक्टिविस्ट पहले उनको पॉलिटिकल अगर ये लड़ाई लड़नी थी तो उन्हें पब्लिक डोमेन में लेकर के जाना चाहिए था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट शायद लास्ट रिकोर्स होता। उन्होंने वो जरिया चुना कि जिसमें वो बेस्ट है, पहले कोर्ट में जाओ, कोर्ट से ऑर्डर करवाओ और उसके बाद अपने आप ही ये इशू बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो इशू खारिज हो गया। तो ये अब आप कितनी भी मेहनत कर लें, राहुल गांधी आज ये कहना, मैं उनका साउंड बाइट सुन रही थी, एक जगह उन्होंने कहा ये धब्बा है, ये धब्बा है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। खैर, एक और जो बड़ी बात, नदीम जावेद जी, आपको अब आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही। ओके, राहुल गांधी ने आज कहा अच्छे दिन आएंगे 2019 में जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाएगी। किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है सर? नहीं, तमन्ना जी, दो बातें मैं ऐड करना चाहता हूं, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। हर्षवर्धन जी अभी ये कह रहे थे कि तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक सम्मेलन हुआ। मैं उनकी जानकारी के लिए भी और आपके चैनल के माध्यम से देश में भी ये संदेश जाए कि राहुल गांधी जी ने बड़ी बड़ी जनसभाएं इस पे की है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर से उन्होंने 19 तारीख को शुरुआत की थी, बहराइच में सभा करी, उसके बाद उन्होंने राजस्थान में सभा की, उन्होंने शिमला में सभा की और उन सभाओं में लाखों लाख लोग आए, लाखों लाख लोग राहुल गांधी जी को समर्थन देने के लिए आए। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर नोटबंदी के विरोध में कार्यक्रम चलाया, नोटबंद जो इन्होंने किया है। और उसके बाद तालकटोरा स्टेडियम में जो आज का कार्यक्रम था वो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, जिलों का जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी। ठीक है नदीम जावेद जी, प्लीज उस डिटेल में मत जाइए, जी के माध्यम से आप प्लीज उस पॉइंट पे आइए। तमन्ना जी, मैं एक जवाब देना चाहूंगा इसको। तालकटोरा स्टेडियम, तमन्ना जी, जवाब आप दे दीजिए। अरे भाई, इतना कुछ करने के बाद 403 सीट से अभी आप नीचे क्यों गठबंधन करना चाह रहे हैं? नदीम जावेद जी, उत्तर प्रदेश में इतना कुछ करने के बाद गठबंधन की बात क्यों सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो अकेले लड़िए कि पंजाब अकेले लड़िए। गठबंधन 403 से समझ के आप समझ में आता है कि सब एक साथ ना बोले। नदीम जावेद जी, आपकी ऐसी हालत हो गई कि अब आप गठबंधन किसी और के पीठ पे चढ़ के आप जफर इस्लाम जी रुक जाइए प्लीज। जफर इस्लाम जी, अरे जफर भाई, आप ज्यादा परेशान उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। जफर उनको आईना दिखाना ओके, बट आपके समय पर आईना दिखाइए। आप पूरे दिन शुरू होने वाले हैं, मेरी बात आने दीजिए। अरे भाई, अपने दिन तो देख लीजिए। ओके, नदीम जावेद से मैंने पूछा था कि आज किस तरह किस आधार पर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, जब आज वो रुके हुए हैं कि किसी तरह सपा के साथ गठबंधन हो जाए। पंजाब उनकी एक आखिरी उम्मीद है। कैसे आप कह रहे हैं 2019 की बात? ये मेरा आपसे सवाल था नदीम जावेद जी, कृपया उसका जवाब दीजिए। तमन्ना जी, सिमटती हुई पार्टी है तमन्ना जी। जफर इस्लाम जी प्लीज उनको जवाब देने। राहुल गांधी जी का ये सब जफर इस्लाम जी उनको जवाब देने दीजिए, उनसे मेरा सवाल है प्लीज जी। जफर इस्लाम जफर भाई मेरे भाई हैं, आप बहुत अजीज, लेकिन आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। 403 आप ये बता दीजिए। जफर इस्लाम जी प्लीज बीच में ना बोले सर, आपको भी पसंद नहीं आता जब लोग बीच में बोलते हैं। सब उसी रूल का पालन करें जी। उत्तराखंड में आपका सफाया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मैं तमन्ना जी एक बात कहता हूं, 2004 का लोकसभा का चुनाव था और पूरे देश में शाइनिंग इंडिया का नारा मीडिया के माध्यम से भी बहुत जबरदस्त तरीके से चलाने का काम उस समय की सरकार ने किया था, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2004 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे क्या है, जिसकी अपेक्षा किसी ने कहीं नहीं की थी? 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनी थी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, पंजाब में आतंकवाद था, पंजाब में कांग्रेस आई, कश्मीर में आतंकवाद था, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी आई, आसाम में कांग्रेस का नाम लेने पर गला काटते थे, आसाम में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, जो आपने 2014 के चुनाव में देश की जनता से वायदा किया। संजीव मिश्रा जी आना चाहते हैं। संजीव मिश्रा जी, आज के राहुल गांधी जी के परफॉर्मेंस के बाद, आज के राहुल गांधी जी के परफॉर्मेंस के बाद, मैं जफर इस्लाम जी एक मिनट, आई कम टू यू, आई प्रॉमिस। लेकिन संजीव मिश्रा जी से एक पॉइंट सुन लेते हैं कि मेरा उनसे सवाल है कि आज
जो जिस तरह की एम्बैरेसमेंट हुई है सर, और फ्रैंकली इसको एम्बैरेसमेंट के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हैं कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, वो कम से कम रुक जाते, उसके पहले बड़ा दावा वो कर बैठे, कई सारे उन्होंने पेपर्स दिखाया, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पेपर्स में कोई दम नहीं है। इसके बाद क्या आपके उनके साथ नेगोशिएशन और भी आसान हो गए हैं? देखिए तमन्ना जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, अगर वाकई में वो ऑथेंटिक है, और नदीम साहब भी बहुत मजबूती से उनका पक्ष रख रहे थे, तो इस देश में एक फिल्म आई थी अंधा कानून। उस अंधे कानून फिल्म में जबरदस्ती 302 की किसी को सजा हो जाती है, जो उसका हीरो होता है, और वो जेल में चला जाता है। जेल से निकलता है तो उसके बाद वो उसी व्यक्ति को लेकर के उसी अदालत में उसका मर्डर करता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी यही चाहिए कि जिस डायरी में वो लिखा हुआ और जिसने वो लिखा है उसको लेकर के अगर कोर्ट के सामने पेश होंगे तो निश्चित रूप से वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जफर इस्लाम, एक मिनट, जफर इस्लाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मायावती जी का चेहरा जानते हैं, उनकी प्लानिंग जानते हैं, उनकी सारी फंडिंग जानते हैं। जफर इस्लाम साहब, इतना सब कुछ जानते हो, वो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं आपके पास, तो बंद क्यों नहीं कराते? केवल चैनल पे बोलोगे। ये चुनाव 2014 के पहले भी आपने बहुत से ड्रामे किए, जब ये आता था चैनलों पे लिख करके हाय महंगाई, डायन महंगाई, मार डाला, ये जो आपने की जुमलेबाजियां थी वो आज भी फिट हैं। और मैं समझता हूँ ये देश महंगाई और भ्रष्टाचार और काले धन के नाम पर आपसे जवाब मांगेगा। और जब जनता के क्या मैं सही सुन रही हूँ कि आज सपा के प्रवक्ता मायावती जी के पक्ष में बोल रहे हैं? क्या मैं सही सुन रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगाते हैं, क्या रहा है? आरोप लगाते तो जेल में करिए। नहीं, दैट्स ट्रू, लेकिन क्या मैं सही सुन रही हूँ? एक तो संजीव मिश्रा जी ने एक फिल्मी पूरा सीन लिख दिया, वो अपनी तरफ अपनी बात है, लेकिन आप बहन मायावती का समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, इसमें हम क्या समझे एमएच खान साहब? तमन्ना जी, मुझे भी समय दीजिए। बोल रहे हैं कि ये तीन टांग लेके दौड़ रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं कि बीजेपी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी नहीं, एनडीए लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। इनके साथ अपना दल है और सुहेल देव राजभर का दल है, तीन लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तीन टांग की दौड़ में ये कहां रुकेंगे दो टांग की दौड़ वालों के सामने? ये तो झूठ बयानी। एक तो ये उन्होंने वादा किया कि 2014 में अच्छे ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, फेल हो गए। कांग्रेस भी वही सपने दिखा रही है। कांग्रेस ने क्या किया? किसी के लिए क्या किया? आप देखिए, कांग्रेस ने भी वादे किया और सब फेल हो गए। आप अब नोटबंदी करके नरेंद्र मोदी चले गए जापान, और यहाँ नोटबंदी से परेशान जनता, राहुल गांधी चले गए विदेश। तो ये दोनों लोगों की बातें झूठी हैं और दोनों लोग दो मुंही बात करते हैं। और जो सच्ची बात है वो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं। ओके, जफर इस्लाम को जवाब का मौका, ये सबको मालूम है। ओके, जफर इस्लाम। अच्छा, कोई ऐसा कहावत था तमन्ना जी, सुना मैंने कभी किसी से, चोर चोर मौसेरा भाई। आज तो उसका पूरा दर्शा दिया जो आपके एसपी और खान साहब दोनों ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई इनके साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछता हूं कि भाई 403 सीट में 403 सीट में कितनी सीट में आप लड़ोगे? नहीं, 403 सीट में कितने सीट में, ये आप बता दिए। आप इसी माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कांग्रेस ये बता दे कि 403 सीट में कितने सीटों में लड़ेगी। इतना सारा जनसभा करने के बाद राहुल गांधी नदीम जावेद साहब मायूस मत लगे, हो जाएगा गठबंधन। इतने मायूस क्यों लग रहे हैं आप नदीम जावेद जी? आप बताएं। तमन्ना जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि नदीम जावेद जी ये बता दें कि इतने जनसभा की, हमने सवाल सुना जफर इस्लाम, उसका जवाब दे रहे नदीम जावेद जी। अब आप जवाब सुन लीजिए जी नदीम जावेद जी। और दूसरा खान साहब कितना बोलेंगे? आपकी पोजीशन वीक हो रही है। मायावती की छवि मालूम है। ओके, नदीम जावेद जी, टिकट में हो भाजपा नहीं, सबको मालूम है। ओके, नदीम जावेद जी, अकेले लड़ रहे हैं हम तो, 18,000% इसीलिए आप कुछ बोलेंगे प्लीज? सवाल क्या है कृपया बताइए। सवाल ये है और थोड़ा हमको
ऑडियो कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल जफर इस्लाम का है कि आप 403 सीट की लिस्ट लेकर घूम रही है आपकी पार्टी, रुकी थी कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे छुट्टी से, दूसरी तरफ इस बात का इंतजार है कि पिता और पुत्र में सुलह होगा या झगड़ा होगा। आप अपने दम पर क्यों नहीं लड़ते उत्तर प्रदेश में, क्यों रुके हुए हैं इनके लिए? इनको बैसाखी चाहिए, बैसाखी। एक मिनट, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। जी नदीम, 403 विधानसभा, 403 कैंडिडेट आपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का पैनल बन चुका है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 403 सीटों पर हमारे पास मजबूत प्रत्याशी हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश में हम लोग मिलजुल कर एक सेकुलर अलायंस खड़ा हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आवश्यकता पड़ने पर उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। तो ये उम्मीद है अभी भी कि किसी तरह का गठबंधन होगा। हमने आपसे पूछा था कि मुख्य विपक्ष पार्टी के नेता के रूप में क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए? 74% लोग कह रहे हैं हाँ। कम से कम अगली बार अगर वो भूकंप या सुनामी या इसी तरह के राजनीतिक आपदा की बात करें तो अपनी फैक्ट चेकिंग करें और मजबूत विकेट पर आगे बढ़ें, नहीं तो अगर वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो वो मुंह के बल वो बात गिर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।